स्वागत दोस्तों आपका सबसे पहले सबसे बड़ी ड्राम को बताएंगे दोस्तों। नाक के नीचे हुए बड़े चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी यानी बहुमत का नंबर इकट्ठा करते करते रह गई दोस्तों। जोरदार तरीके से इंडिया गठबंधन ने मिलकर बीजेपी को बहुमत से नीचे रोका है और बताएंगे कैसे कम से कम 3 सीटों का नुकसान पहुंचाया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट बताएंगे कहां पर चुनावी राज्य के अंदर 400 से ज्यादा नेताओं ने पलटी मारी है दोस्तों और इंडिया गठबंधन की पार्टी के साथ चले गए हैं। इसी के साथ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केसी वेणुगोपाल ने बातचीत की है दोस्तों। बताएंगे क्या कुछ बताया है उन्होंने और क्या सरकार गिराने को लेकर चल रहे प्रयास को पूरी तरीके से विफल कर दिया गया है और क्या इंडिया गठबंधन को मिली है बड़ी जीत। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली चुनाव के अंदर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत, उसके बाद महिलाओं से किया गए वादे पर जिस तरीके से महिलाओं को धोखा दिया गया, यही कारण है कि अब दिल्ली के स्थानीय चुनाव के अंदर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली के एमसीडी चुनाव 2025 उपचुनाव को लेकर 12 वार्ड के नतीजे सामने आए हैं दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 9 वार्ड में चुनाव जीती थी, इस बार उनको 9 में से केवल 7 वार्ड में जीत मिला है, यानी 2 सीट का नुकसान बीजेपी को सीधे सीधे हो गया दोस्तों। और आम आदमी पार्टी को 1 सीट का फायदा हुआ है। जिस आम आदमी पार्टी के पास इन 12 उपचुनाव की सीटों में से 2 सीटें थी, अब उनके पास 3 सीटें हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट का फायदा मिला है और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 सीट मिली है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों का नुकसान कहा जा सकता है, यानी बीजेपी को लग रहा था कि वो 115 के आंकड़े पर है और अगर उनको 125 का बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करना है तो 10 सीटें इकट्ठा करनी पड़ेगी, यानी 12 में से 10 सीटें बीजेपी को जीतनी थी। और पिछली बार तो बीजेपी के पास उपचुनाव की 9 सीटें थी दोस्तों, यानी 10 सीटें मिलने की जगह बीजेपी को इस बार केवल 7 सीटें मिली है और बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने की जगह भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एमसीडी के अंदर 15 + 7 122 पर आकर अटक गई है दोस्तों, यानी 3 सीटें बहुमत के लिए और ज्यादा बीजेपी को जरूरत है। कुल मिलाकर ये ऐसा समीकरण बन चुका है दोस्तों, जहां पर अगर और पार्टी के लोग इकट्ठा हो जाए तो आराम से बीजेपी को हटाकर एमसीडी के अंदर खुद का मेयर बना सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी जो पहले 8 पर थी अब वो 9 पर है और आम आदमी पार्टी 102 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है, दोनों को मिलाकर 111 का आंकड़ा बैठता है। इसके बाद जितने भी अदर्स है यानी अन्य लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो पूरी तरीके से समीकरण 128 के पास पहुंच जाएगा, यानी आराम से बहुमत का नंबर पार करते हुए बीजेपी को हटाकर एमसीडी के अंदर सरकार बन सकती है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत हासिल करने के लिए यहां पर लड़ाई लड़ रही थी दोस्तों, लेकिन बीजेपी का सपना दूर दूर तक पूरा नहीं हुआ। कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने यहां पर बीजेपी से एक एक सीटें छीन ली। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जिस सीट पर एक उम्मीद थी वो चांदनी महल वार्ड की एक सीट थी, जिस पर शोएब इकबाल चुनाव लड़ रहे थे और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से टिकट पर मैदान में उतरे हुए थे। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार यहां पर चुनाव लड़ रहा था, इसीलिए काफी ज्यादा उम्मीदवार विपक्ष के हो गए थे और भाजपा उम्मीद कर रही थी कि ये सीट उनको मिल जाएगी। लेकिन इस सीट पर शोएब इकबाल ने अपना चुनाव जीतकर बता दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चुनाव जीते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इंडिया गठबंधन के लिए लगातार 3 बड़ी सीटों पर बड़ा इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर एमसीडी में अगर सरकार बदलने की बातें आई, मेयर को पलटने की बातें आती है तो पूरा खेल नंबर गेम के इर्द गिर्द होने वाला है, यानी संख्या बल किसके पास किस तरीके का है उसके इर्द गिर्द होगा दोस्तों। और इससे भविष्य की राजनीति के लिए विपक्ष के लिए एक अच्छे शुभ संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही आंकड़े आए हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और वो भी क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी हाल फिलहाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे, भाजपा को जीत मिली थी, तो बीजेपी वालों के लिए ये एक तरीके से उनकी दिल्ली सरकार के 6 महीने के कामकाज को लेकर जनता के हिसाब का टाइम था दोस्तों। और जनता ने जो हिसाब किया है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को अब लगातार कई सारी सीटों पर हार का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो महिलाओं से वादा किया गया था कि उनको 2100 रुपए दिए जाएंगे, वो पूरी तरीके से जुमला निकला और इसीलिए नाराजगी सबसे ज्यादा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के स्तर के नेता ने आकर महिलाओं से वादा किया था और महिलाओं ने आम आदमी पार्टी से इतर बीजेपी को वोट दे दिया और उसके बाद अब उनको पछताना भी पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रदूषण जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें चुनाव के दिन एक और सीट पर भारतीय जनता पार्टी के हारने के पूरे संकेत मिल रहे थे दोस्तों। पूरा इंतजाम हो गया था। दरअसल अशोक विहार के एमसीडी नगर निगम सीट को लेकर उपचुनाव सवालों के घेरे में आ गया दोस्तों। चुनाव आयोग की ऐप के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही थी उसके अनुसार अशोक विहार के अंदर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सीमा गोयल 10 राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रही थी। उनको 8304 वोट मिला हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 8125 वोट मिला हुआ था और 179 वोट का बीच का अंतर था दोस्तों। इस पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब 10/10 यानी पूरे के पूरे 10 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई तो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट उम्मीदवार आगे चल रहा था। तो नई गिनती फिर कैसे की गई कि 10 राउंड के बाद अचानक से फिर जो अंतिम रिजल्ट घोषित किए गए उसमें वीना आसीजा को जीतता हुआ बताया गया, यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीतता हुआ बताया गया और उनके वोटों की संख्या 8883 हो गया। और दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सीमा गोयल रही, जिनको 8478 वोट मिले दोस्तों। जो पहले 8304 वोट थे, यानी तकरीबन 150 के आसपास वोट अतिरिक्त मिले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को तकरीबन 800 के आसपास वोट ज्यादा मिले दोस्तों। सवाल ये उठता है कि आखिर
ऐसा हुआ कैसे। अब इस पूरे मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज की ओर से जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है दोस्तों, उस पर बीजेपी का दावा है कि वो जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं वो 10वें राउंड की काउंटिंग के दौरान का है, जबकि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि 10वें राउंड की काउंटिंग हो जाने के बाद ऐसा बताया गया था कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। तो चौथी सीट को लेकर यह विवाद काफी ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दिया दोस्तों, जिसे लेकर चुनाव आयोग से भी सवाल पूछते हुए कई सारे आम आदमी पार्टी के समर्थक नेता दिखाई दिए। आप लोग पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज़ अपडेट की तरफ, जहां पर 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ एक जोरदार तरीके के विरोध का आह्वान किया गया है दोस्तों, यानी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेताओं को इसमें शामिल होने का आदेश जारी किया गया है दोस्तों। ऐसे में डीके शिव कुमार ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि 14 दिसंबर को वोट चोर रैली यानी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में कर्नाटका से तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। मैं बस अपने साथियों और दूसरे दोस्तों से बात करना चाहता हूं कि हम क्या इंतजाम कर सकते हैं, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। डीके शिव कुमार ने बताया कि उनकी पार्टी कर्नाटका इकाई पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली के अंदर जो 14 तारीख को वोट चोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ा रैली होने वाला है, उसको सफल बनाने के लिए अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, इस बार जब वोट चोर गद्दी छोड़ रैली यहां पर होगी दिल्ली के अंदर, तो एक बहुत बड़ी रैली के तौर पर सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया है दोस्तों। कर्नाटका के अंदर तो सबसे ज्यादा प्रचार हुआ, क्योंकि महादेवपुरा विधानसभा सीट और उसके बाद अलंकी विधानसभा सीट को लेकर जोरदार तरीके सवाल खड़े किए गए थे। राहुल गांधी ने स्पेशल उनके लिए अलग से यानी इन दो सीटों के लिए अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका जोरदार तरीके का असर भी देखने को मिला। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा से शक्ति प्रदर्शन समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी की ये बातें, खासकर एसआईआर उसके बाद वोट चोरी से जुड़े अन्य मामलों को लेकर जनता के बीच में जो जागरूकता फैलाई जा रही है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है, अगर आप भी मानते हैं कि जरूर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा तो लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने के प्रयास एक बार फिर से विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ यह कि 2 दिसंबर को तमाम तरीके के मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि झारखंड के अंदर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला हुआ है, उस सरकार में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को हटाकर बीजेपी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सरकार बना ले। यानी 2010 से 13 के बीच में जो जेएमएम और बीजेपी की सरकार झारखंड में हुआ करती थी, कुछ उस तरीके की स्थिति बनने का दावा किया जा रहा था। तमाम तरीके के मीडियाओं में चर्चाएं चल रही थी और खासकर गोदी मीडिया में तो ऐसा लगभग मान ही लिया गया था कि सरकार बदलने जा रही है। झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनेगी, भाजपा का उप मुख्यमंत्री बनेगा और यहां तक भी बता दिया गया था कि कितने कितने मंत्री बनाए जाएंगे और आगे किस तरीके की डील की गई है। ये सारी चर्चाएं गोदी मीडिया में चल रही थी दोस्तों, क्योंकि कर्नाटका को लेकर जो भ्रम पैदा किया गया वो तो पूरी तरीके से खंडित हो गया था, खत्म हो चुका था। तो उनके पास गोदी मीडिया के पास एक नया प्रोजेक्ट था झारखंड को लेकर, इसीलिए माहौल बनाया गया और दावा किया गया कि शिबू सोरेन को जो भारत रत्न पुरस्कार देने की बातें चर्चा चल रही है वो केवल और केवल इसलिए चल रही है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि शिबू सोरेन को भारत रत्न देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने साथ में ले लिया जाए, जैसे आरएलडी को साथ में लिया था चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार देकर। ऐसे में दोस्तों इन चर्चाओं के बीच में केसी वेणुगोपाल ने हेमंत सोरेन को फोन लगाया। केसी वेणुगोपाल बताते हैं कि मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आज बातचीत की है और यहां पर किसी भी तरीके की कोई समस्या या फिर किसी भी तरीके की कोई शक और शंका नहीं है कि हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन झारखंड के अंदर एक पत्थर या चट्टान की तरह मजबूत है और एकजुट है और कहीं भी किसी भी तरीके से इधर उधर होने की बातें नहीं है। पीपल यानी लोगों से जुड़े हुए जो उनके हितों के योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से एकजुट है, यानी पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं जो पीपल सेंट्रिक वेलफेयर वाली स्कीम है और इन्हीं स्कीम के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचाते हुए अच्छा विकास का काम कर रहे हैं और सरकार बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। झारखंड के लोगों के मन मुताबिक यहाँ पर सरकार चल रही है और ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है गलत तरीके से कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पलटी मारेगी, ये पूरी तरीके से गलत है। ये दक्षिणपंथी संगठनों के द्वारा, दक्षिणपंथी लोगों के द्वारा, आईटी सेल वालों के द्वारा, ट्रोल के द्वारा फैलाया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को बीजेपी ने जेल भेजा था और हेमंत सोरेन जब 2010 से 2012 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन से वादा किया गया था कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को सपोर्ट किया, भाजपा का मुख्यमंत्री बना रहा दोस्तों, लेकिन बाद में हेमंत सोरेन के साथ में धोखा हो गया और गठबंधन टूट भी गया। आप लोग भी मानते हैं कि हेमंत सोरेन कभी भी बीजेपी के साथ जाने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े रहते हैं दोस्तों, और जो वोट हेमंत सोरेन को मिलता है वो भाजपा के खिलाफ वाला वोट मिलता है। तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है दोस्तों। चुनाव से पहले दल बदलने का काम शुरू हो चुका है, नए समीकरण बनने का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी बीच वाम दलों यानी लेफ्ट पार्टियों को एक बड़ा झटका लगा है। कूच बिहार से शुरू हुई सीपीएम की बंगाल बचाओ यात्रा के दौरान ही पार्टी के 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अचानक से तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। जानकारी के मुताबिक जलपाईगुड़ी जिले के गड़लबाड़ी इलाके में सीपीएम कार्यकर्ताओं ने जिला परिषद के अध्यक्ष कृष्ण राय बर्मन से तृणमूल कांग्रेस पार्टी का झंडा ले लिया दोस्तों। और ये इलाका कभी वामपंथी राजनीति का मजबूत
मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन इस क्षेत्र में सीपीएम कार्यकर्ताओं का तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को भारी नुकसान होगा। स्थानीय आंकड़ों के अनुसार गरलबाड़ी पंचायत समिति की कुल 21 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस के पास बहुमत है और सीपीएम के पास 7 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 1 सीट है। ऐसे में सीपीएम के इतने बड़े कार्यकर्ताओं का समूह टूटना पार्टी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भाजपा वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला के सचिव श्याम प्रसाद कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस झूठ बोल रही है, वहां पर 300 लोग नहीं थे। तृणमूल कांग्रेस टूट रही है, लोग वहां जाने के बजाय दूर भाग रहे हैं, यानी तृणमूल कांग्रेस में सीपीएम के लोग नहीं गए हैं, ऐसा भाजपा के नेता का मानना है। दोस्तों, कारण यह है कि बीजेपी को पता है कि अगर यहां पर बंगाल के अंदर सीपीएम और कांग्रेस पार्टी अच्छे से मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेगी और त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बनेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी का यहां चुनाव जीतना लगभग असंभव है। और यही बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी के वोट को विभाजित करने के लिए सीपीएम और कांग्रेस का मजबूती से लड़ना जरूरी है, जिससे भाजपा को फायदा मिलेगा। लेकिन अब सीपीएम पार्टी के कमजोर होने से बीजेपी को भी नुकसान होने लगा है। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार अगर वापस से बंगाल में द्विपक्षीय मुकाबला होगा तो साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करेगी। और अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को टीएमसी के साथ में गठबंधन करके कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने चाहिए, क्योंकि वैसे ही कांग्रेस पार्टी की सीटें लगभग खत्म हो चुकी है। और अगर टीएमसी के साथ मिलेंगे तो 20 से 25 सीटें भी अगर लड़ेंगे तो उसमें से 10-12 सीटें भी जीतेंगे, तो पार्टी के लिए एक तरीके से एडवांटेज होगा। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस को बंगाल में स्वीकार करना चाहिए और ममता बनर्जी के साथ में आना चाहिए, हर तरीके के समीकरण को साधना जरूरी है, ताकि एक बार फिर से एसआईआर जैसे बिहार में जीत गया वैसे यहां ना जीत पाए। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर भारतीय जासूसी पार्टी होने का आरोप लगाया और दावा किया कि संचार साथी ऐप लोगों के घर में घुसने का षड्यंत्र है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह दावा किया कि संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भले ही ऐप से जुड़े दावों से इंकार किया, लेकिन संबंधित जानकारी और निर्देशों का अब तक लिखित रूप से वापस नहीं लिया गया है। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट यानी फोन बनाने वाले विनिर्माताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अगर वो नए मोबाइल उपकरणों को बना रहे हैं तो ये सुनिश्चित करे कि इसके अंदर यानी नए मोबाइल फोन के अंदर पहले से ही ये ऐप मौजूद रहे, जो सरकारी ऐप है दोस्तों, संचार साथी ऐप, जिसके तहत कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार दावा कर रही है कि गलत तरीके से मोबाइल यूज को रोका जा सकता है, लेकिन साफ तौर पर जो परमिशन मांगे जा रहे हैं वो लोगों के निजता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि अगर उपभोक्ता चाहे तो वो ऐप को डिलीट भी कर सकता है, हटा भी सकता है, लेकिन लोगों ने कहा कि अगर हम लोग किसी पहले से ही आए ऐप को हटाने की क्षमता रखते हैं तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर सरकार जनता के भरोसे छोड़ रही है कि वो किसी ऐप को रखना चाहते या नहीं रखना चाहते, तो फिर उनको ऐप को शुरू से ही देने की क्या जरूरत है। उनको जनता के विवेक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर जनता को लगता है कि उनके मोबाइल में संचार साथी नाम का ये ऐप होना चाहिए तो वो तो खुद ही डाउनलोड कर लेंगे, तो सरकार पहले से ही देने के लिए क्यों लोगों को मजबूर कर रही है, खासकर कंपनियों को मजबूर कर रही है। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि वो किसी भी इस तरीके के सरकारी ऐप का पहले से ही समायोजन मोबाइल के अंदर नहीं करेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही निर्णय लिया गया है, सही फैसला लिया गया है, लोगों के निजता का अधिकार उसकी रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो या फिर कोई भी सरकार हो। अगर सरकार के द्वारा लोगों के निजता में उल्लंघन देने की कोशिश की जाएगी, उल्लंघन करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर उसका प्रचंड तरीके से विरोध किया जाना एकदम उचित है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर झारखंड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। झारखंड के अंदर अभी जो खबर है उसके अनुसार 2023 के परीक्षा के परिणाम को जारी करने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि पेपर लीक हुआ है, सीजीएल 2023 का पेपर लीक हुआ है और सीबीआई जांच के योग्य इस मामले को नहीं माना गया। बीजेपी के दावे को खारिज किया गया दोस्तों। भाजपा ने अपनी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ दिखाते हुए हजारों युवाओं को गुमराह किया कि पेपर लीक हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी को इस मामले पर निशाने पर लिया है और इसी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलता है कि झारखंड के अंदर छात्र इन कोचिंग माफियाओं और इनके साथ खड़े नेताओं को अच्छी तरीके से पहचानती है, यानी इन्होंने बीजेपी से सुपारी उठाई है। झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खुलकर खिलवाड़ करने के लिए ये लोग कई सालों से झारखंड के युवाओं का हक छीनकर दूसरे राज्य में करोड़ों की संपत्तियां खड़ी कर चुके हैं और इन माफियाओं का बीजेपी के साथ काफी ज्यादा संबंध है। कुल मिलाकर दोस्तों कोचिंग माफिया वाले पर आरोप लगता है कि वो पेपर लीक करवाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इन सबको निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, भाजपा के लोग जब इस तरीके से पेपर लीक की बातें करते हैं तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपनी ही सरकार में देखना चाहिए कि पेपर लीक एकदम आम बात बन चुकी है। हर जगह कोई ना कोई पेपर ऐसा लीक हो जाता है जिसे आराम से कराया जा सकता था। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों ने श्रम संहिता के खिलाफ बुधवार को संसद परिसर के अंदर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया। मोदी सरकार मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी और
और पूंजीपतियों की समर्थक है। दोस्तों विपक्षी दलों ने संसद में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नई लागू की गई श्रम संहिताओं पर कड़ी आपत्ति जताई है। नई संहिताओं पर कुछ गंभीर चिंताएं जताई है। उन्होंने दावा किया है कि छटनी की जो समय सीमा 100 से बढ़कर 300 श्रमिकों तक कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि भारत के 80% से अधिक कारखाने अब सरकार की मंजूरी के बिना श्रमिकों को नौकरी से हटा सकते हैं, जिससे नौकरी की सुरक्षा कम हो जाएगी। और खड़गे ने कहा कि तय समय सीमा वाले रोजगार के विस्तार से कई स्थायी नौकरियां खत्म हो जाएगी और कंपनियां अब दीर्घकालिक लाभ से बचने के लिए अल्पकालिक अनुबंध और श्रमिकों को काम पर रखेगी, जिसके कारण श्रमिकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाएगी और कम सुविधाओं पर ही ज्यादा काम करवाया जाएगा, जो श्रमिकों के न्याय के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लेबर लॉ का विरोध किया गया है। दोस्तों आप लोग भी मानते हैं कि इस पर बीजेपी सरकार को जवाब देना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी बर्खास्त हुआ है। दोस्तों सिपाही आलोक सिंह लखनऊ से गिरफ्तार हुआ है। दरअसल नशीले कफ सिरप सिंडिकेट के अहम सदस्य बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह को यूपी एसटीएफ ने मंगलवार को सुबह गोमती नगर विस्तार स्थित प्लासिया मॉल के पास गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने उसे प्रभारी सीजीएम के कोर्ट में पेश किया और कोर्ट के आदेश पर 14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। दोस्तों आलोक सिंह पूर्व सांसद और पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी है। एसटीएफ के मूल रूप से चंदौली निवासी और लखनऊ स्थित सुल्तानपुर रोड के पास रहने वाले आलोक सिंह के खिलाफ सोमवार को लुकआउट का सर्कुलर जारी किया गया था। आलोक ने अदालत में आत्मसमर्पण की अर्जी दी थी। दोस्तों इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि अखबार के पहले पन्ने पर बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की चर्चा, उसके कारनामे, उसकी नजदीकियों, उसके संरक्षक, उस पर कितना अभय दान, सब कुछ छपा हुआ है, सब कुछ स्थापित है। अगर कुछ नहीं तो अखबार की खबर की योगी सरकार का बुलडोजर। यानी दोस्तों अगर कोई और व्यक्ति होता और इस तरीके के बड़े माफियागिरी में पकड़ा गया होता, ये दवाई से जुड़ा हुआ, जहरीली दवाई से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस पर तो और जल्दी एक्शन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कहीं कोई ईंट नहीं चलाया गया, ईंट नहीं गिराया गया बुलडोजर से। अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो अखबार में योगी आदित्यनाथ की सरकार का बुलडोजर मासूम बच्चों की मौत की ईंट पर बने, इसके आलीशान आसियाने पर कब चलेगा बुलडोजर, ये खबर ना है और ना आएगी। सरकार ने ऐसी खबरों पर ही बुलडोजर चला दिया है। यानी दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सत्ता संरक्षित लोगों को जमकर समर्थन आजकल मिल रहा है, अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा का बुलडोजर लोगों के चेहरे, जाति, धर्म को देखकर चलता है, यही बड़ा कारण है कि बीजेपी से जुड़े या उससे लिंक किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने से पहले बुलडोजर हिचकिचाता है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर जनगणना 2027 में 2 फेज के अंदर होगी। पहला चरण अप्रैल 2026 से शुरू होगा, दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। राहुल गांधी के सवाल पर गृह मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी एमएचए ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि जनगणना 2027 की प्रक्रिया 2 स्टेज में होगी। पहले स्टेज में 2026 में घरों की लिस्टिंग होगी और घरों का डेटा इकट्ठा करने से होगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवाल के लिखित जवाब के विवरण देते हुए राज्य के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पहले चरण में आवास गणना होगा, दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी। पहले फेज में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में 30 दिन में ये काम पूरा किया जाएगा। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टाइमलाइन तय करेगा। दूसरा फेज जिसमें आबादी की गिनती होगी वह फरवरी 2027 में होगा। जनगणना 2027 की टाइमलाइन पिछली जनगणनाओं में अपनाए गए तरीके की तरह ही रखी गई है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जब, जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ऐसा वीडियो जारी किया गया जिस पर भाजपा ही भड़क गए हैं। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म पर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय बेचते हुए एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया है। प्रधानमंत्री को चाय बेचने वाला दिखाया गया और हाथों में चाय लेकर प्रधानमंत्री किसी रेड कारपेट पर चलते हुए किसी इंटरनेशनल प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। रागिनी नायक ने वीडियो में कैप्शन दिया कि अब ई कौन किया बे, यानी निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी पर बीजेपी वालों पर हंसते हुए मजाक करते हुए ये वीडियो शेयर किया। तो भाजपा के लोग इस पर सीरियस हो गए और कहने लगे कि नामदार कांग्रेस पार्टी ओबीसी समुदाय से आने वाले कामदार प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। यानी यहाँ पर भी एआई वीडियो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। दोस्तों तो ये ओबीसी समाज का अपमान हो गया, ऐसा भाजपा के नेता का मानना है। सोचिए ओबीसी समाज के लोग जो जातीय जनगणना की मांग इतने सालों से कर रहे हैं, आज तक बीजेपी के लोग वो जनगणना पूरा नहीं करवा पाए और बार बार टाइम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और भाजपा के नेता का दावा है कि ओबीसी समाज का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बातें सामने आती है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी समाज का तभी घोषित कर दिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दोस्तों यानी नरेंद्र मोदी जिस समुदाय से आते हैं वो पहले ओबीसी कैटेगरी में नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में आकर उसे घोषित किया गया। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओरिजिनल ओबीसी या फिर यूं कहना कि वो ओबीसी समाज से आते हैं और उनका अपमान किया गया है। ये काफी ज्यादा बड़ी बातें बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अगर ओबीसी समाज के विकास के लिए कुछ बड़ा काम किया होता तो शायद उनको माना जाता कि वो वाकई ओबीसी समाज से आते हैं, इसीलिए उनके प्रति ओबीसी समाज को लेकर कदम उठा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और जो भी कदम उठाया है केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठाया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं
एक और बड़ी अपडेट जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है दोस्तों, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को वह अपना हर सामान वापस ले जाने का पूरा अधिकार देता है जो वह शादी के बाद अपने साथ में लेकर आई थी। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि मुस्लिम अपने माता पिता के द्वारा शादी के समय में उसे दिए गए नकद के साथ साथ सोना या अन्य चीजें कानूनी तौर पर वसूली कर सकती है, वापस ले सकती है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे सामान को महिलाओं की संपत्ति माना जाना चाहिए और शादी समाप्त होने के बाद उसे वापस किया जाना चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक नए विवाद का कारण बनेगा, क्योंकि जिस तरीके के कानून है दोस्तों और उसके बाद जिस तरीके से अब जज के द्वारा एक बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं से लेकर विवाद भी शुरू हो सकता है। जो भी जानकारी आप लोगों की हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत